हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था और अभी तक हमने देखा था कि हमारे पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे रे ऑप्टिक्स से, मैग्नेटिक फील्ड से और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सभी से सवाल अभी तक हमने जो 30 क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और देखेंगे कि कैसे पीवाईक्यूज अभी 31 से 40 तक पूछे गए, कौन कौन चैप्टर से पूछे गए, कितने डेप्थ में पूछे गए। इन चीजों पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेटिक डाइपोल्स दिया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है दोनों का। 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड with their axis mutually perpendicular and center 2 मीटर अपार्ट। इनका सेंटर कितने हैं भाई? 2 मीटर अपार्ट है। यहां से इनके सेंटर 2 मीटर अपार्ट पे है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, जो कि मिड पॉइंट ओ है, यहां पे हमें बताना है। सही है, बिटवीन दी डाइपोल्स इज, यानी ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये मिड पॉइंट है तो सबसे पहला यही हो जाता है कि ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा यहां से यहां तक 1 मीटर होगा और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर। यही हम काउंट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ओ पर हमें बताओ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बात करें, ये एक बार मैग्नेट अगर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये -m है और ये +m। सही, और यहां भी मान लेते हैं कि ये -m है और ये +m। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं पहला बोल रहा हूं, पहला बार मैग्नेट, और इसको दूसरा बार मैग्नेट। तो पहले बार मैग्नेट की वजह से ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, यानी निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में भाई? निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में है, तो अगर मैं ओ पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो ओ पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड समथिंग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने ये पढ़ा होगा -q + q, इसी को रिप्लेस करके बना दो -m + m, ये बार मैग्नेट बन गया। तो ये पॉइंट P हो गया। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आता है, इस तरफ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड, बार मैग्नेट की वजह से आता है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा, इसके अपोजिट में, -m के अपोजिट में। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तुम्हारा μ0/4 m/r³। m/ कितना हो जाएगा? r³। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा B1। क्या आ गया? B1, क्योंकि इस वाले बार मैग्नेट के लिए ये पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है, यानी निरक्षीय स्थिति है। सेम इस वाले मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये एक्सिस पे आ गया, तो एक्सियल पॉइंट होगा। तो एक्सियल पॉइंट वाला आई होप तुम लोगों को याद होगा, -q + q, और इससे यहां से लेके r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट यहाँ P है, लेट्स टेक यहाँ पे P है, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है? आउटर की तरफ। सही, आउटर की तरफ। तो अगर मैं बात करूं तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा B2। कितना होगा? μ0/4π। अच्छा, एक्सियल में हो जाता है तुम्हारा 2m/r³। 2m/ क्या हो जाता है? r³। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी। इनकी जरूरत तो है नहीं, इनको हटा देते हैं भाई। अब जरा समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर ओ पर देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? μ0/4π। चलो, तो μ0/4π को μ0/4π रहने दो। m की वैल्यू मैंने कितना है? 2, और डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। तो B1 तुम्हारा बन जाएगा 2 × 10⁻⁷। थोड़ा और स्मॉल लिखते हैं, तो 2/1 का क्यूब। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁷। सेम इधर अगर मैं बात करूं B2, तो ये कितना हो जाएगा? μ0/4π 2m, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2m। तो 2m की वैल्यू 2 हो गया, और डिवाइड बाई r³। r³ की वैल्यू 1 का क्यूब। तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁷। सही है। अच्छा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो सदिश परपेंडिकुलर है,
तो उनके बीच बी नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो बी नेट इज इक्वल टू वॉट, b1 स्क्वायर। b1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 मिलके 20 और 10⁻7 का 10⁻14। तो रूट में 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√5 और इंटू में 10 टू द पावर कितना -7 टेस्ला। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 2√5 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 टेस्ला, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले b1 निकाला और b2। यहाँ पे आप b1 b2 निकालिए, रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तुमसे पूछा गया है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से क्या सवाल पूछा गया, स्टेटमेंट वाले। तो हर एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे और वहां पे ऑप्शंस को क्या करोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो सब में डी दिया हुआ, तो आगे बात करेंगे। कह रहे हैं कि पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एन साइड ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीएन जंक्शन का ही सवाल है। अंडर फॉरवर्ड बायस, किसकी बात हो रही है, फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि आपका बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये पी टाइप से ऐड होता है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से। मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट, पहला स्टेटमेंट क्या भाई, करेक्ट। अगला स्टेटमेंट यानी डायोड का पी पक्ष बैटरी के धनात्मक से जुड़ा होता है और एन पक्ष बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। बी ऑप्शन बोल रहा है पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड ऑफ द टर्मिनल। तो ये तो गलत हो गया, ये पहला तो सही हो गया, पी प्लस से और एन माइनस से नेगेटिव से जुड़ा होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V इज अपोजिट टू दी बिल्ट इन पोटेंशियल ड्रॉप। सही है, ये जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होते हैं, हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बिल्ट इन पोटेंशियल ड्रॉप। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके अपोजिट होता है। आरोपित वोल्टता की दिशा अंतर्निर्मित विभव ह्रास के विपरीत होता है, बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन करेक्ट में। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज द सेम एज द बिल्ट पोटेंशियल, नहीं, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये। फिर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायोड फॉरवर्ड करंट इज यूजुअली इन माइक्रो मिली एम्पियर। किसमें होता है भाई, मिली एम्पियर में होता है, ठीक है, ये मिली लिखा हुआ है, ठीक। किसमें होता है भाई, मिली एम्पियर में। तो ये भी सही है, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, ए सी और ई। ए सी और ई लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, ए सी और ई लास्ट ऑप्शन में है। यहाँ पे ए सी डी है, डी तो गलत हो गया, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो डी गलत हो गया। तो ए सी ई, यानी ये तीन स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो अगर आपको थ्योरी पता है इन चीजों का, अगर आपको फॉरवर्ड बायस का थ्योरेटिकल पार्ट पता है तो आप फटाक से इसको कर लेंगे। सही है, थ्योरेटिकल पार्ट लेकिन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पार्ट का पता होना, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट nth ब्राइट फ्रिंज फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 5000 coincide with n+1 bright fringe for the wavelength of 4000। कह रहा the value of n is, तो we know that, हम जानते क्या है, we know that for nth bright fringe ना, यानी nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, nth उच्छिष्ट के लिए, उच्छिष्ट के लिए, यानी nth ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें तो जो हमारा एक्सियन होता है वो होता है एन कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी, ये होता है हमारा। सही, इसको उच्छिष्ट ना बोल के हम दीप्त बोल सकते हैं। तो एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज करते हैं। nth दीप्त फ्रिंज के लिए
दीप्त फ्रिंज के लिए, nth दीप्त फ्रिंज के लिए xn की वैल्यू कितनी होती है, n d लेमडा बाई स्मॉल डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ अ वेवलेंथ 5000, तो एन डी लेमडा, लेमडा की वैल्यू रख दो कितना 5000 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई स्मॉल डी, किसके कोइंसाइड करता है, किससे कोइंसाइड, n+1, n+1 डी, लेमडा की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से कोइंसाइड करता है, 4000 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई स्मॉल डी, सबके लिए स्मॉल डी सेम है, दोनों के लिए कैपिटल डी भी क्या है सेम, और ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा 5n इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 इंटू 4, सही है, ये 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो 5n इज इक्वल टू 4n और प्लस कितना हो जाएगा 4, 5n 4n को इधर शिफ्ट कर दो, -4n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, तो जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका फोर्थ होगा और इसका फिफ्थ, इसका फोर्थ और इसका फिफ्थ होगा, ठीक है, तो n का मान पूछा हुआ है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते थे कि पहले वाले का कौन सा होगा तो फोर्थ वाला, दूसरे वाले का कौन सा होगा तो फिफ्थ वाला, ठीक, तो इसका फोर्थ वाला उसका फिफ्थ वाला, बट सवाल पूछा गया n का, तो हम n का वैल्यू आपको बता दिए कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हमने क्या किया, जो nth ब्राइट फ्रिंज था उसकी वैल्यू का फार्मूला लिखा, उसी फार्मूले को दोनों में कंपाइल कर दिया, क्योंकि कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए कंपाइल कर दिया, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल सेल इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर्स वर्सेस करंट आई, करंट क्या आई, यानी आई वर्सेस वी का ग्राफ दिया हुआ है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का हमें क्या बताना है आंतरिक प्रतिरोध, दिया गया ग्राफ एक बाह्य प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित तीन समान सेलों के संयोजन का टर्मिनल विभवांतर भी है और परिपथ में प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ को दर्शाया गया। प्रत्येक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बताना है, हर एक सेल का हमें क्या बताना है आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर हमें हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है तो सबसे पहले हम ग्राफ को रीड करना सीखेंगे। ग्राफ को क्या करेंगे, रीड करना सीखो, रीड करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक इक्वेशन पता होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है आपका या V इज इक्वल टू होता है तुम्हारा V प्लस आई आर, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, तो E माइनस बी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू आता है अपना I। तो अगर हमें ये पता है तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू क्या E माइनस आई आर। अगर मैं इसको ऐसा देखूं Y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, V इज इक्वल टू माइनस आर आई और प्लस E, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम एक्स और प्लस सी, या एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस क्या सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है v को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है i को, इसमें आने वाली वैल्यू m हो जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस चीज का ग्राफ ये बना हुआ है। अब मुझे यही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या चाहिए, इसका स्लोप। देखो m जो होता है वो होता है स्लोप, m क्या होता है स्लोप यानी प्रवणता। तो मुझे प्रवणता निकालना पड़ेगा, तो प्रवणता निकालने के लिए ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला एंगल क्या होता है थीटा, ये थीटा हमें निकालना पड़ेगा। बट यहां से अगर मैं खाली अंदर वाला मैग्नीट्यूड के टर्म में दिखाऊं तो ये वाला थीटा निकाल लेते हैं, ये वाला थीटा हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला थीटा तो tan थीटा
तो स्लोप हम नेगेटिव नहीं ले रहे, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 6 और बेस कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा 3, और ये tan थीटा किसके इक्वल है, एम एम यानी आर के, माइनस छोड़ दिए, माइनस को क्या करो छोड़ दो, सही। इसमें स्लोप निकालोगे, एम क्या है तुम्हारा स्लोप, स्लोप निकालोगे आपको क्या पता चल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पता चल जाएगी आर, तो आर बराबर कितना आ गया 3 ओम। तो इस ग्राफ में हमने स्लोप निकाला तो हमें क्या पता चल गया 3 ओम पता चल गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि तीनों किसमें कनेक्टेड है, कह रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड भाई सीरीज, तो तीनों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये 6 है, थोड़ा इधर बनाते हैं, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ठीक, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो ये तो आर इक्विवेलेंट होगा, ये एक तरीके से क्या होगा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नेट ग्राफ से निकाल रहे हैं, तो यहां से आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर 3 स्मॉल आर, क्योंकि हमें ईच का निकालना है, आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, और आर इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया 3 इज इक्वल टू 3 आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/3 यानी कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 1 ओम हो जाएगा, सही। तो इस ग्राफ को रीड करना था, ये थीटा निकाल लिए, एक्चुअली में तो ये थीटा निकालना चाहिए, ये तुम्हारा स्लोप है, ये स्लोप निकालोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास, लेकिन हमें नेगेटिव दिया हुआ है, यहां से स्लोप मिलेगा, ये tan थीटा तुम्हारा m के बराबर होगा, क्लियर। बट डायरेक्ट आप थीटा अंदर वाला निकाल लो, उसको सॉल्व कर दो, वही तुम्हारा एक तरीके से स्लोप हो जाएगा, बट निगेटिव को काउंट नहीं करना है, किसको नहीं काउंट करना है भाई, निगेटिव वाले को काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमने अंदर वाले थीटा वाले से निकाल दिया। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 3, आर इक्विवेलेंट 3 के बराबर होगा, क्योंकि 3 आइडेंटिकल सेल है, तीनों का ईएमएफ ई है, सही, तो 3 आइडेंटिकल सेल है, आर इक्विवेलेंट 3 के बराबर, आर बराबर 3/3 यानी 1 ओम आ जाएगा, सही। ये ग्राफ रीडिंग का सवाल है, जब आप क्लासेस पढ़ेंगे, जब क्लासेस के अंदर देखेंगे इन चीजों को तो आपको आइडिया लग जाएगा, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। इनका ब्रांच जो है वो दुर्गा कुंड वाराणसी में स्थित है, ऑफलाइन कैंपस के, ऑफलाइन कैंपस है यहाँ पे, और ऑनलाइन कैंपस अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो ऑनलाइन में आपको मिलेगा, ऑनलाइन में आपको चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी भाई, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेशन होगा भाई, ऑनलाइन डाउट सेशन होगा। यानी जब आप ऑनलाइन बैच परचेस करेंगे, ऑनलाइन बैच परचेस करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगी क्लासेस जो कि ऑनलाइन होंगी, उसके बाद पीडीएफ नोट्स, फिर प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी ऑनलाइन रखे जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं देन ऑफलाइन में भी यही सेम चीजें मिलेंगी, और इसमें कुछ इंक्लूड हो जाएगा और चीजें, जैसे रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा, उसमें उसमें आपके साथ ये होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, ऑफलाइन में आपकी क्लास चलेगी। लेट्स से आप किसी दिन नहीं आए देन आपका वो क्लास आपको रिकॉर्डेड आपके ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जो ऐप है आपका रैंकर्स एजुकेयर का, जो कि प्ले स्टोर पे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, ऑफलाइन में भी स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन भी होगा, दोनों तरीके से प्रैक्टिस सेशन होगा, ऑनलाइन डाउट सेशन, जैसे ऑनलाइन आपका डाउट सेशन है वैसे ऑफलाइन में भी आपका डाउट सेशन रखा जाएगा, ठीक है। ये है वाराणसी दुर्गा कुंड में स्थित है भाई, ये ऑफलाइन कैंपस है। अगर आपको और कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप 9415190556 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है 8874153302 पर, इन नंबरों पे आप संपर्क करिए, और जो भी एक्स्ट्रा डाउट है या कुछ भी डाउट है कि ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है, ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करना है, समथिंग चीजों पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन चीजों के लिए हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ये है भाई आपका न्यूक्लियस से सवाल है, ठीक है, जिसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस से सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है 10 नियॉन है आपका, 1023 डीके करता है क्या बीटा माइनस इमिशन करता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमें निकालना है।
ठीक, यानी नाभिक है किसका, नियॉन का है भाई, उसमें बीटा उत्सर्जित होता है, बीटा माइनस, ध्यान देना, उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो अगर मैं बात करूं नियॉन, नियॉन 10 और 23, और अगर इसमें से बीटा डीके होता है, जब बीटा डीके होगा तो नियॉन कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, सोडियम 11 23 हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और साथ में क्या होगा भाई, एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। बट इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगा। अच्छा दिया क्या है भाई, मास ऑफ नियॉन दिया हुआ है, मास ऑफ यहाँ पे सोडियम होगा, एक तरीके से सोडियम बोल सकते हो, या एन ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एन ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन ही लिखा है तो एन ही लिख देते हैं, एन ई ही लिख देते हैं, चलो तो ये हो जाएगा। अब हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले क्यू वैल्यू निकालो। क्यू वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर डेल्टा एम तुम निकाल रहे हो किसमें, डेल्टा एम इसी को लिख सकते हो, अगर ये तुम एएमयू में निकाल रहे हो, डेल्टा एम एएमयू में निकाल रहे हो तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 931.5, सही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा एम की वैल्यू। अगर आप एएमयू में निकाल रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू इससे निकाल सकते हो, इतना एनर्जी होगा, ठीक है। और आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, तो मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो डेल्टा एम इनिशियल कितना था भाई, डेल्टा एम ऑफ नियॉन, डेल्टा एम, सॉरी एम लिखते हैं, डेल्टा एम निकालना है मुझे, डेल्टा एम किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा आपका मास किसका निकालना है भाई, मास किसका लेना पड़ेगा, सबसे पहले मास नियॉन 1023 माइनस मास नियॉन 1123, दोनों का मास माइनस कर दीजिए, हाँ मास माइनस करना पड़ेगा, तो कैसे मास करेंगे, 931, यहाँ पे 931 दिया तो 931 यूज करेंगे, चलो ठीक है, 22.994466, हाँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 22.989770, थोड़ा इसको आगे लिखते हैं, डेल्टा एम कितना हो जाएगा भाई, 22 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 994466 माइनस कितना हो जाएगा, 22.989770, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं जरा, यहीं पे माइनस कर लेते हैं, 994466 22.999897 और 70, चलो ये आ जाएगा 6, 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा, सही है, 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गया तो 0, ये 0 पॉइंट, ये 0 0, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये डेल्टा एम की वैल्यू 0.004696, ये आ जाएगा। तो इतना आ गया मास डिफेक्ट। अगर इतना मास डिफेक्ट आ गया तो क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा एम इंटू 931 बोला है तो 931 लिख दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.00496 इंटू 931, सही, ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 931 को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 0.004696 मल्टीप्लाई बाई 931, तो ये आएगा 4.372 4.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा यही जो आपका क्यू वैल्यू आएगा यही आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, यही आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इमिटेड। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब नियॉन में हमने बीटा माइनस किया तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू के बराबर होगा। क्यू वैल्यू कितना होगा, 4.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा
कह सकते हो हार्ड सवाल है, क्योंकि इसमें आपको सारी वैल्यू पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, देन 931 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके, क्योंकि वैल्यू छोटे छोटे है ना, इनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। समझ आ रहा है बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल 36 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहे द गिवन फिगर सोच द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहाँ पे आपका एक्स है। ये 0 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं, मुझे ई वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचना है। ई वर्सेस अगर मुझे एक्स खींचना है तो ध्यान दो, ई वर्सेस एक्स कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी भी और डी वी बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ माइनस स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। सही, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, एक लाइन और लिख देता हूं, यानी वी एक्स कर्व का प्रवणता। मैं बोल सकता हूं वी एक्स कर्व का क्या, प्रवणता। तो यहां पे ध्यान दो, 0 से लेके अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्लोप क्या होगा, स्लोप एक तरीके से तुम्हारा इसका पॉजिटिव है। इसका स्लोप क्या है, वी एक्स का, वी वर्सेस एक्स का स्लोप तो पॉजिटिव है, बट ये माइनस लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी यहां से यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ साथ स्लोप क्या है, कांस्टेंट। यहां पे समझो, मैं यहां लिख देता हूं ओ टू ए, स्लोप क्या है भाई, स्लोप है तुम्हारा, स्लोप है कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप को ही तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ साथ कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ओ से स्टार्ट होगा और ए तक तुम्हारा क्या होगा, ए तक स्लोप जो होगा तुम्हारा कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बट ये स्लोप बना रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो बस थर्ड ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आगे भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो स्लोप यहाँ पे 0 हो गया, स्लोप वी एक्स कर्व का कितना हो गया, 0। स्लोप 0 हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इस पॉइंट के बाद मान लो मैं इसको बी बोल रहा हूँ, बी तक तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटू स्लोप यानी प्लस बन जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे? तो ये वाला ग्राफ आपका सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। सही, ये ग्राफ है। ये जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें ये ग्राफ आपके सिखाया जाता है कि ये ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे हमें ग्राफ को सॉल्व करना है, वी वर्सेस एक्स कर्व को कैसे ई वर्सेस एक्स कर्व में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये बोल रहा है, कह रहे हैं इन दी गिवन सर्किट एल बराबर दिया हुआ है 20 बाई पाई और आर बराबर दिया है 2 किलो ओम और सी बराबर दिया है 5 माइक्रोफेरेड, आर इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। सही है, एसी सोर्स। कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। तो पहले आर के क्रॉस निकालना पड़ेगा और सी के क्रॉस। तो सबसे पहले अपना काम करते हैं, पहले एक्सएल की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, हाँ ठीक है, एक्सएल, हाँ ठीक है, ठीक, चलो एक्स सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, या 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, एक्स सी हो जाएगा इतना। ठीक है, और चलो ठीक है, निकाल लेते हैं पहले 1 अपॉन, अच्छा सबका वैल्यू तो दिया हुआ है ना, अच्छा हेनरी में दिया हुआ है। तो पहले ओमेगा दिया हुआ है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। तो सबसे पहले एफ सी निकाल लेते हैं, 2 पाई एफ सी। तो 1/2 पाई, एफ की वैल्यू कितना 50 दिया हुआ है, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 5/पाई, 5/पाई माइक्रोफैरड है, तो 5/पाई। ठीक है,
तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, इसको माइक्रो इंटू 10⁻⁻6 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको। तो 250 इंटू 2 यानी 500 इंटू 10⁻⁻6। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻4 और डिवाइड बाई 5। तो x बिकम व्हाट, 10⁻4 यानी 102030 और डिवाइड बाई 5। तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000 ओम। तो XC निकाल लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा XL। तो चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, XL निकालते हैं। XL हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा एल या 2 पाई FL। तो 2 पाई F की वैल्यू 50, L की वैल्यू कितना गिवन है, L की वैल्यू हमें गिवन है 20/पाई, 20/पाई। तो 20 अगर पाई गिवन है तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 52 जा 100, 100 इंटू 20 तो बन जाएगा 2000, बन जाएगा क्या 2000 ओम। ये भी 2000 ओम हो गया। और R तो गिवन है, R भी कितना है 2000 ओम है। तो सबसे पहले Z निकाल लो, Z क्या हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो R² यानी 2000 का स्क्वायर, क्योंकि 2 किलो ओम दिया हुआ है, प्लस XL की वैल्यू भी 2000 आ गया, माइनस XC की वैल्यू भी कितना आ गया 2000 का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ओवर 2000 का स्क्वायर। तो Z बिकम्स व्हाट 2000 ओम, सही। Z बिकम्स व्हाट 2000 ओम। अगर ये आ गया 2000 ओम, Z इज इक्वल टू, तो हमें दिया हुआ है कि 220 वोल्ट लगा है, तो भाई 2000 ओम, ओवरऑल 2000 ओम आ गया। तो सबके एक क्रॉस पोटेंशियल निकाल लो। तो सबसे एक क्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए पहले I निकालो, I बराबर V/Z। I बराबर क्या हो जाएगा V/Z। अच्छा V कितना दिया हुआ है 220, तो 220 और डिवाइड बाई Z की वैल्यू, Z की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, Z की वैल्यू हो गया 2000 हो गया, सही। Z की वैल्यू कितना हो गया भाई 2000। यहाँ पे अगर मुझे I, अच्छा ये तो मैं पीक वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, अगर मुझे निकालना है IRMS, क्या निकालना पड़ेगा IRMS। तो ये हो जाएगा 2000/√2, I0/√2 हो जाता है, तो V0/√2 हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब में सेम होगा IRMS, ये हो जाएगा अगर मैं इसको लिखूं 220/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं 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 सही सही, ये चीज सही है। आई नॉट ही निकालते हैं ना, पीक वैल्यू निकालते हैं क्योंकि पीक वोल्टेज निकालना है। तो 220 डिवाइड बाई कितना 2000, डिवाइड बाई कितना 2000। चलो अब निकालते हैं V क्रॉस L। हमें क्या चाहिए V क्रॉस R चाहिए ना, R निकाल लेते हैं V क्रॉस R। तो V क्रॉस R कितना हो जाएगा I0 इंटू R। तो 220 डिवाइड बाई कितना 2000 और इंटू में कितना, इंटू में हो जाएगा तुम्हारा 2000। तो 2000 से 2000 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा I0 इंटू R इज इक्वल टू 220। उसके बाद V क्रॉस हमें क्या चाहिए, V क्रॉस चाहिए हमें, ठीक है V क्रॉस 220 हो गया ना, फिर V क्रॉस हमें चाहिए किसके C के क्रॉस, V क्रॉस C। तो V क्रॉस C चाहिए तो I0 इंटू XC कर दो, I0 इंटू XC करोगे तो I0 की वैल्यू 220/2000 और XC की वैल्यू भी कितना 2000। 2000 से 2000 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो VC भी कितना आ जाएगा 220 वोल्ट आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 220 वोल्ट आ जाएगा, सही। अब R भी आ गया और C भी। तो अगर मुझे V क्रॉस A भी लिखना है, ए बी के बीच क्या लगा हुआ है, ए और बी के बीच आर है और सी। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है वी क्रॉस ए बी, तो मैं अंडर रूट में क्या लिखूंगा वी आर का स्क्वायर और प्लस वी सी का स्क्वायर, क्योंकि एल को काउंट नहीं करना है, तो मैं यहीं पे करने वाला हूँ वी आर का स्क्वायर और प्लस वी सी का स्क्वायर। तो वी ए बी तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर,
वी आर का स्क्वायर भी 220 का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 220 का स्क्वायर, तो वी ए भी आ जाएगा हमारा एक तरीके से 220 और रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। क्लियर, यहां तक चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। ठीक, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा हार्ड सवाल है, कैलकुलेट है, पहले आपको एक्स से निकालना पड़ेगा, फिर एक्स से एल, फिर उनके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, आर के क्रॉस, वी के क्रॉस, एल के क्रॉस। यहाँ पे ए बी के क्रॉस पूछा है तो ए बी में लगा है रेजिस्टेंस और आपका लगा हुआ है कैपेसिटर, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी के स्क्वायर से। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है कितना 220 रूट 2 मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मटेरियल, वर्क फंक्शन गिवन है भाई, जिसको बोलते हैं फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट, कितना 1.25, वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन, कार्यफलन हमें गिवन है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कह रहे हैं 2460 है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू द स्टॉप इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, यानी हमें वी नॉट निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले। अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकालूं तो ई बराबर 12,400, सही है, और डिवाइड बाई लेमडा, किसमें एंगस्ट्रॉम में, तो ये 12,400 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2460, 2460 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12,400 है, इसको मान लो 2500 मान लेते थोड़ी देर के लिए, 2500 के 100, ठीक है, 25 पंजे 125, यानी 4 पॉइंट समथिंग तो आएगा। ठीक है, तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, ये पूरा डिवाइड करके देखना है। तो 12,400 डिवाइड बाई 2460 यानी 5.04, 5.04 आ रहा है। अच्छा, ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अब आ गया बाई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, अगर हम देखें तो ई बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ई माइनस फाइव नॉट, और ई की वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 5.04 माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू दिया है 1.25, तो 5.04 5 मान लो, तो इसको मान लो 3.75, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं क्या लिख दूंगा, ईवी नॉट, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 3.75 वोल्ट, 3.75 वोल्ट। तो ये आसान सवाल है। ठीक है, बस आपको क्या करना था, सबसे पहले के मैक्स निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, उसके बाद क्या करो, ई वी नॉट लगा दो, और वी नॉट की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, जब आप रैंकर्स एजुकेयर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ज्वाइन करिए या ऑफलाइन ज्वाइन करिए, दोनों में आपको बुक्स दिए जाएंगे। बुक्स कौन कौन से होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं जिसमें आप जीटी पढ़ते हैं, जीटी सेक्शन, तो जीटी सेक्शन के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सबके बुक्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। क्वांट्स मिल जाएगा आपको तरीके से। फिर अगर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपका पीसीबी है या पीसीएम है, वो डोमेन सब्जेक्ट का आपको मटेरियल मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो इनके बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे। वो प्रिंटेड फॉर्म में केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, इन सब का आपको प्रिंटेड फॉर्मेट आपको मिलेगा। उस साथ ही साथ में आपको लैंग्वेज का भी मटेरियल गिवन होगा, जैसे हिंदी पढ़ते तो हिंदी का होगा, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते तो उसका आपको मटेरियल मिलेगा। और ऑनलाइन ज्वाइन करते तो इन सबका आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा, ताकि आप कहीं से भी प्रिंट करा के आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी स्पेशल बुक्स है जो हमने अपने हाथों से लिखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of a current carrying loop of radius 16 centimeter and at a point on its axis uh, at a distance r from its center is 125:64. The value of r यानी r की वैल्यू क्या होगी? 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पास के केंद्र पर r दूरी पर स्थित अक्ष पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, यानी केंद्र और r दूरी पर स्थित एक पॉइंट है, उनका रेशियो कितना दिया है? 125:64। आर का मान क्या होगा? तो आर का मान निकालना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा एक तरीके से वृत्ता पास हो गया, मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें भाई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस आपको गिवन है, कितना है? 16। एक सेकेंड, लेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये वृत्ताकार पास है भाई, इसका रेडियस है 16, ठीक है। तो इसके सेंटर पे, इस सेंटर को ओ बोल देते हैं, तो बी ओ कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपान कितना? 2r। ये क्वेश्चन नंबर 1। और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें B एट P, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वैल्यू रखते हैं पहले वाले में। अच्छा, दोनों में करंट, दोनों के लिए करंट तो सेम है। मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, कह रहा है दोनों का रेशियो भाई कितना है? 125 डिवाइड बाई 64। तो दोनों का रेशियो करते हैं, बी ओ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? बीपी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपान 2। आर की वैल्यू कितना रख देंगे भाई? 16। रेडियस पूछ, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कंफ्यूज मत हो ना, ये कैपिटल आर है, ठीक। तो 16 सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻⁻² डिवाइड बाई म्यू नॉट आई, फिर 16 इंटू 10⁻²का स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर 16 इंटू 10⁻² का कितना दिया? 16 सेंटीमीटर, हाँ, इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर कितना? 3/2। कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड तो होगा, और चाहिए 125 बाई कितना है? 64 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16, तो अभी वैल्यू नहीं रखते, लास्ट में रख देगा, चलो ठीक है, रख ही दिया तो क्या करें। 16 इंटू 10⁻⁻ कितना? -2, ठीक है। ये वैल्यू चले जाएगी ऊपर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 होल डिवाइड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 इंटू 10⁻⁻² होल पावर कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे देखिएगा, इसको मैं लिख दूंगा 5/4 का होल क्यूब, 5/4 का होल क्यूब। इधर लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, कह रहा है 16 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ना, इसके होल पावर 1/2 बचेगा, और नीचे 16 इंटू 10⁻⁻² ये होल पावर क्यूब। अच्छा, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर, अच्छा लिख देते हैं इसको, 256 इंटू 10⁻⁻4 प्लस आर स्क्वायर ये होल पावर 1/2 और डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू मेजर हो रही है, सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है यहाँ पे। अब इसको मुझे करना पड़ेगा इधर, चलो ठीक है, 5/4 कर देते हैं। 5/4 इंटू 16 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 256 इंटू 10⁻⁻4 प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 1/2। 1/2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा सबका 25/16, ये 256 इंटू 10⁻⁻2
4 इज इक्वल टू 256 इंटू 10⁻⁻4 प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। 26 है यहाँ पर 256। अच्छा अब ये क्या करने के 25 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻4, इसको इधर शिफ्ट कर दो 256 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 256 इंटू 10⁻⁻4 कॉमन ले लिया, डिवाइड 25 बाई क्या हो जाएगा 16, 25/16 -1, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 256 इंटू 10⁻⁻4, 16 × 16, 25 में से 16 गया तो 9 और डिवाइड बाई क्या 16 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज इक्वल टू √256 इंटू 10⁻⁻4 9 डिवाइड बाई 16, ठीक है। 16 से ये कैंसिल 16 आ जाएगा, 4 और 9 का 3 इंटू 10⁻⁻2 यानी आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आर की वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेटिव, यहाँ पे अगर आप कैपिटल आर रख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बट मैंने वैल्यूज पुट कर दिया क्योंकि कभी कभी आप वैल्यूज पुट करके भी सवाल लगाते हैं, देन आप वैल्यूज से भी कर सकते हैं। इस वैल्यूज की वैल्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 40, ये हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा सही है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। एक सिंपल माइक्रोस्कोप के पास कन्वर्जिंग लेंस होता है लार्ज फोकल लेंथ का, ये देखना है हमें। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ तो देखिएगा अगला स्टेटमेंट कह रहा है अ टेलीस्कोप इज प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाँ तो बी ऑप्शन क्या है भाई करेक्ट। तो बी कौन कौन से में, बी इसमें है और लास्ट इसमें भी बी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज ए स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आईपीस। नहीं, टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस क्या होता है छोटा। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, तो सी स्टेटमेंट भाई गड़बड़ है। सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गड़बड़। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। हाँ ठीक है, एफओ अपन क्या होता है एफ मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। हाँ माइक्रोस्कोप कन्वर्जिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ नहीं होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होता है। तो ई स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी डी और ई यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट रे ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ते हैं लेंस के बारे में तो वहां पर ये स्टेटमेंट सभी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां से आप अगर स्टेटमेंट आपको सही से याद है देना फटाफट टिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज रखते हैं बस इतना ही, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।